हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष यूपी टीजीटी हिंदी में पूछे गए संस्कृत के प्रश्न। यूपी टीजीटी पीजीटी में संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण से कुछ प्रश्न बनते हैं और वो बहुत ही उपयोगी होते हैं हम सभी के लिए। यानी कि जो भी विद्यार्थी जो भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो है उन्हीं को हम सभी पढ़ने चल रहे हैं। इसमें टीजीटी हिंदी 2021 में जो संस्कृत के प्रश्न बने थे उन्हें हम सभी देखेंगे। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इसमें जो है हम लोग हम लोग इसमें संस्कृत साहित्य के जितने भी रचनाकार हैं, जितनी भी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं, जो महत्वपूर्ण कंटेंट है, उन सभी को हम लोगों ने क्रम से एक एक करके एक एक रचना और रचनाकार करके हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो भी प्रतियोगी भाई बहन हमारे नए हैं और अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो एक जगह प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्रियंका हिंदी एकेडमी में आपको सरलतापूर्वक मिल जाएगी। अब हम सभी डीपली पढ़ चुके हैं और उसी का रिवीजन करते रहिए। उसमें से जो है आपको आ जाएगा, मिल जाएगा क्वेश्चन। उससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, वैसे हम लोगों ने बहुत डीपली पढ़ा था। और अब हम सभी प्रैक्टिस कर लगाएंगे कुछ क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन से देखेंगे कि प्रश्न हमारे किस तरह से बनते हैं और किस तरह से पूछे जा सकते हैं हमसे परीक्षा में। ठीक है। और हर दिन एक नया अवसर होता है हम सभी के लिए, और विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। तो बिल्कुल घबराइए मत, समय अब बहुत कम है। समय बहुत मिल गया था पढ़ाई के लिए, है ना। और अब धीरे धीरे समय एक एक दिन कम ही हो रहा है, तो हमें अपनी पढ़ाई को तेज़ी से मतलब तेज कर देना चाहिए, है ना। और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपनी रफ्तार को हम सभी को तेज करनी चाहिए। ठीक है। तो टीजीटी हिंदी में पूछे गए संस्कृत के जो भी प्रश्न हैं 2021 के, 2016 के, ठीक इसी तरह से करके हम सभी पढ़ेंगे। एक छोटी सी क्लास होगी, इस क्लास के माध्यम से आप कहीं भी उठते बैठते सोते जागते कहीं भी सफ़र करते हुए आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं, और इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो फंस सकते हैं परीक्षा में। ठीक है। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें से वीणा पाणी में समास है। वीणा पाणी में समास है, इसका जो पहला प्रश्न हम देखेंगे, वीणा पाणी में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्विगु। इन सभी में हमें आंसर हम सभी को बताना है। तो वीणा है पाणी में जिसके, पाणी का मतलब होता है हाथ, अर्थात वीणा किसके हाथ में है? तो माँ सरस्वती की बात हो रही है यहाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब जो है दोनों पद प्रधान ना होकर के जब कोई अन्य पद प्रधान होता है तो वहाँ पर जो है कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ये सारे प्रश्न 2021 में पूछे गए थे हिंदी यूपी टीजीटी में। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, है ना। अयादि संधि से लिया गया है, एचो ए वायावह सूत्र से बना है ये, और इसमें गुरो प्लस ये होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, गुरो प्लस ए, करेक्ट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है। ध्यान देंगे, जब किसी समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद, समास में दो पद होते हैं, पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है तो उसमें कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है उसमें? तो बहुव्रीहि समास होता है। अगला हम सभी देखेंगे, गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख, 1 लाख, 5,000 और 10,000, है ना। तो डी का जो 4 नंबर का जो प्रश्न आंसर होगा वो होगा 10,000। गणनावाचक अयुतम किसे कहते हैं, किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो 10,000 के लिए। अयुतम किसके लिए? 10,000 के लिए। युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। युष्मद शब्द, युष्मद शब्द प्रश्न संख्या 5, इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो तुभ्यम तथा ते, तुभ्यम तथा ते, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, तुभ्यम तथा ते। और युष्मद शब्द का आप बुक ढूंढ करके आप याद कर सकते हैं, कोई और विभक्ति पूछी जा सकती है। आगे है, दृच्छते शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? प्रश्न संख्या 6, दृच्छति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, ये हमें बताना है। दृच्छति, दृच्छति, तो ये हो जाएगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कौन सा? लिट लकार, लिट लकार, है ना। तो लिट लकार कहाँ पे है? ये है लिट लकार, यानी कि भविष्यत काल।
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है क्योंकि दृच्छति है, दृच्छति दृच्छता दृच्छन्ति। ठीक है, अगला देखेंगे हम 7 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। ना धर्म वृद्धेषु वह समीक्षते, सूक्ति है और बताना है कि किस कवि की है। ना धर्म वृद्धेषु वह समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास भारवी माघ श्रीहर्ष। 7 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हम सभी को देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाकवि कालिदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही चर्चित है ये, है ना। तो महाकवि कालिदास की जितनी रचनाएं हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैंने जो है क्लास भी बनाई है इस पर। जितने भी रचनाकार हैं सभी पे जो है क्लास जो है अपलोड कर दी गई है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। कालिदासा है ना, कालिदास की है। ना धर्म वृद्धेषु वह समीक्षते, यह किसकी है? कालिदास की है। 8 नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युक्त युद्ध बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कर्वेर बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखी, उक्त कथन किसका है? किस कवि का है? 8 नंबर का प्रश्न है। यह जो सूक्ति है, जो कथन है, यह है वाग्भट्ट का है। किसका है? वाग्भट्ट का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार की बात की जा रही है, तो ये है भास हैं। भास के 13 नाटक हैं, 13 नाटक इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लीजिएगा। आगे है 10 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि नहीं है, उपु ओष्ठा मतलब ओष्ठ ध्वनि नहीं है, जैसे पा फा बा, ता था दा, धा नहीं है, है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, तवल्लकारः का सही संधि विच्छेद है। तवल्लकारः का सही संधि विच्छेद है, तो तव प्लस लकारः, यानी कि तव प्लस लकारः। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, लकारः। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। 12 नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? किस कवि ने किया है? चारों ऑप्शन हमारे समक्ष हैं, हम सभी को आंसर चूज करना है। तो भवभूति ने, एको रसः करुण को भवभूति का है ना, तो भवभूति ने। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 13 नंबर के प्रश्नों को। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। लोट लकार, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार। अब ये देख लीजिए, लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल और लंग लकार भूतकाल। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, तो ये संभाव्य, यही गलत है हमारा, है ना। तो युग्म सही नहीं है पूछा गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि ए सही नहीं है। अब हम देखेंगे 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं 2 तगड़ 1 जगण तथा 2 गुरु क्रम से 11 वर्ण, है ना। 1 जगण 1 तगड़ तथा जगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। इसी तरह से सी वाला है, 1 तगड़ 1 भगड़ 2 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण, 1 नगण 2 भगण तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। इस प्रकार से जो 14 नंबर का प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 14, इसका हम सभी को करेक्ट आंसर बताना है। 14 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर बताना है कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण क्या है। तो इसका मैं बताना चाहूँगी आप सभी को, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि पितृ शब्द यानी कि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसके जितने रूप हैं उन्हें याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, 2-3 बार आप पढ़ेंगे जो है अच्छे से याद हो जाएगा। पितरि पितरो पितृसु, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो पितरि हो जाएगा पितरो पितृसु, है ना, सप्तमी विभक्ति के। तो पितरि पितरो पितृसु, है ना, बहुवचन में प्रायः सु लगा रहता है। आगे हम सभी देखेंगे 16 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। नदी कोश भर टेढ़ी है ना, ये उदाहरण बहुत बनता है, परीक्षा में प्रायः बनता रहा है। नदी कोश भर टेढ़ी का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो नदी क्रोशम कुटिला, है ना, क्या होगा? नदी क्रोशम कुटिला। यानी कि इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो सी बनेगा, नदी क्रोशम कुटिला। यानी कि नदी कोश भर क्या है? टेढ़ी है। कुटिला का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। 17 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। आचार्य भरतमुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है?
अभिनय को किस वेद से लिया गया है। देखिए जितने भी प्रश्न हैं इसमें ये 2021 परीक्षा में आए हुए हैं और आने वाले परीक्षा में भी जो है परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, इतना ध्यान रखिएगा। तो भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है। 4 वेद हमारे सामने हैं, इनमें बताना है अभिनय, तो यजुर्वेद। अभिनय क्या है, यजुर्वेद। आगे हम देखेंगे 18 नंबर के प्रश्न को। नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगाच, है ना। इन सब में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र है, सूत्र के अकॉर्डिंग आप यदि याद करेंगे तो आपको याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो कभी भूलता नहीं, फिर वो आजीवन याद रहता है ना। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। देखिए कितने डीपली पूछ लिया गया है कि छंद का प्रयोग किया है, वो भी कितने प्रकार का प्रयोग किया है ना। कालिदास की महत्वपूर्ण रचना है, यानी कि नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला और दुष्यंत के ऊपर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। और इसमें जो है 24 छंद है ना। कितने छंदों का प्रयोग किया है, 24, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी टीका लिखी है। किसकी बात हो रही है, टीकाकार मल्लिनाथ की बात हो रही है। कालिदास कृत जो कुमार संभवम है, महाकाव्य है इनका, रघुवंशम कुमार संभवम कालिदास का काव्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। में कितने सर्गों पर संजीवनी टीका की बात हो रही है, संजीवनी टीका लिखी। तो 4, 6, 8 और 10, इनमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। 21 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। प्रायः ये बनता रहा है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। स्त्री शब्द है ना। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ स्त्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से होता है। समापन किससे होता है, लक्ष्मी शब्द से। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, रघुवंशम, शिशुपालवधम, किरातार्जुनियम, कुमार संभवम। ठीक, चारों में से हमें बताना है किसका, तो किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम किसका है, किरातार्जुनियम। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है। घोष महाप्राण है श श श और हा। ठीक है, घोष महाप्राण की बात हो रही है, घोष महाप्राण। 22 नंबर का प्रश्न है, तो ये जो हा है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हा हमारा क्या है, घोष महाप्राण है। अगला बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है ये 2021 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका ये लास्ट प्रश्न है, इस क्लास का भी ये लास्ट प्रश्न है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है। श्री निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। चारों ऑप्शन में से हमें राइट बताना है। तो श्री माधवाचार्य होगा। ब्रह्म संप्रदाय श्री माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन, श्री माधवाचार्य। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी में संस्कृत साहित्य अन्य व्याकरण से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे 2021 में, उन सभी को हम लोगों ने सॉल्व किया और हम लोगों ने देखा और ये पाया कि प्रश्न कहाँ कहाँ से किस तरह से प्रश्न हमसे परीक्षा में किए जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ अनुभव जो है मिला होगा आप सभी को इस क्लास के माध्यम से, मेरी यही कोशिश है। और जहाँ जहाँ से प्रश्न बने हैं जो भी है उसके आगे पीछे जो भी तथ्य हैं वो सभी आप सभी को पढ़ लेने चाहिए, है ना। रिवीजन करते रहने चाहिए। इसके बाद मैंने जो भी क्लास आप मतलब डाली है बनाई है, हम लोगों ने पहले जो भी पढ़ा था उन सभी का रिवीजन करते रहिए। आज की क्लास यहीं तक, फिर हम उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष 2016 का लेकर के। इसी तरह से 10-10, 5-5, 7-7 मिनट की क्लास में हम लोग जो है संस्कृत साहित्य का भी रिवीजन करते चलेंगे। और वैसे हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य अपने आप में बहुत ही विस्तृत है ना, तो उसे आप पढ़ते रहिए, जो है उसका रिवीजन करते रहिए। आज की क्लास यहीं तक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।